नमस्कार। हमारे साथ जो भी मेंबरान जुड़े हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। क्या मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है? हमें सूचित करें त्वरित। प्रत्येक व्यक्ति जो है सूचित करे कि हमारी आवाज़ आपको स्पष्ट मिल पा रही है मित्रों। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सूचित करें। 4 लोग जुड़ गए, ज़रा बताएँ। क्या मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है मित्रों? स्पष्ट है? सूचित करें। जी। मित्र, असल में मेरी आवाज़ कुछ यूट्यूब पे सही नहीं आ रही क्योंकि मेरा माइक सही ठीक से काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, फिलहाल कक्षा आपकी नहीं मिस होगी। जिस तरीके से हमने पर्यावरण को पढ़ा था और उसके साथ साथ जिस तरीके से हमने हायर एजुकेशन को देखा था, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आज हमारा टॉपिक था शोध के प्रकार। शोध के कौन कौन से विधियां हैं जो कौन कौन सी ऐसी पद्धतियां हैं जिनके अंतर्गत सारे शोध आते हैं, उन पर हम लोग आज चर्चा करेंगे दोस्तों। चर्चा ही नहीं, उसके मुख्य जो है उसके केंद्र में क्या है, उसके जो है केंद्र में क्या क्या मौजूद है, हमें कौन कौन सी चीजों को जानना है वो समझना। मात्रात्मक अनुसंधान या विवरणात्मक, मात्रात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान या फिर गुणात्मक अनुसंधान। गुणात्मक अनुसंधान और मात्रात्मक अनुसंधान जैसी विधियां सामाजिक अनुसंधान की प्रमुख विधियां हैं दोस्तों। प्रणाम है सभी को, सभी को प्रणाम है, नमस्कार है, सभी को प्रणाम है दोस्तों। आ जाओ मित्रों, आप लोग फटाफट हमारे पास चले आते हैं। जितने भी हमारे मित्र हैं सब चले आते हैं। एस भाई, मधु कौशिक, पूजा, एंजल, निशा, स्नेहा, दिव्या और ओपी सर, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। दरअसल में मेरी आवाज को स्पष्ट स्पष्ट वहां पे नहीं मिल पा रही थी। 1 मिनट मैं इनको चुप कराता हूँ। मित्रों, शोध को पढ़ते पढ़ते जब से हम वहां पर गए हैं, यूट्यूब चैनल पे हमारा व्यवस्था ही नहीं अच्छे से बन पा रहा है। कैसे चीजों को बताएं, हमारा विषय जो है सही से काम हो नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी अब हम चीजों को अच्छे तरीके से करने का प्रयास ही करेंगे। आइए हम जो है इसकी तरफ थोड़ा कार्य कर लेते हैं, बढ़ लेते हैं। हम आपको शोध की विधियों के विषय में आज बताएंगे, कौन कौन से प्रकार हैं उसके, कौन कौन सी विधियां, कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग करेंगे अपने शोध प्रक्रिया को करने के लिए। फिलहाल मैं आपको कुछ नोट्स भेजता हूँ, आप इनको देखें। ऐसा डायग्राम जो है मैं दे रहा हूं आपको, इससे इसको देखें, इसको समझने का प्रयास करें ये क्या है। 1 मिनट हमारे साथ बने रहें, मैं आपको त्वरित दे रहा हूं चीजें। आज हमें यही करना है, यही सीखना है। एक मिनट मित्रों। जी, ये देखिए मित्रों, क्या पढ़ना है हमें? शोध के प्रकार। शोध के प्रकार उद्देश्य के आधार पर, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च भी व्यवहारिक शोध में बटा हुआ है और उसके भी 2 भाग हैं, एक्शन शोध, क्रियात्मक शोध, टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल औद्योगिक शोध। तरह तरह के शोध होते हैं, कितने प्रकार आपको दिए गए हैं, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। आपको इस तरीके से बांट के पढ़ना है चीजों को। जितना भी आपका शोध अध्ययन है वह बांट करके ही पढ़ेंगे, टुकड़ों में पढ़ेंगे। यदि आप चीजों को बांट करके पढ़ेंगे तो आप जो है चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। आइए अब हम समझते हैं कि क्या क्या मतलब कौन सा शोध किस तरीके से और क्या विशेषताएं लेकर के आता है। सभी मित्र एक बार हाथ उठाएं अपना।
आगे बढ़ने के लिए जो है हाथ उठाएं, हाजिरी लगाएं। जितने भी लोग आ गए हैं, 10-12 जो भी व्यक्ति हमारे पास मौजूद हैं, उन सबके लिए। हाँ, उसी की भूमिका बना रहे हैं मैम। पीवाई को सॉल्व कराएंगे। अच्छा, ठीक है। उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर शोध कितने प्रकार के हैं? फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। प्रायोगिक अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान, दो प्रकार बताए गए हैं। जी, आप इधर ले लो, कोई बात नहीं रौनक। इधर बच्चे, उधर कुछ मेरी माइक दिक्कत करती है, वहां पर जब मैं बोलता हूँ तो आवाज एकदम फटी फटी सी आती है। और वो आप लोगों ने महसूस भी किया होगा या देखा भी होगा। यदि आपके पास पुस्तक है केवीएस मदान वाली, तो उसमें भी अच्छा दिया गया है। ये देख लीजिए, ये पेज निकाल लें सभी, अगर जो आपके पास है। तो यहाँ पर भी बांट, इस ढंग से बांटा गया है चीजों को, बड़ा अच्छा बांटा गया है मित्रों। मैं इसे समझा देता हूँ, आज आप समझ लें सभी लोग। ये देखिए, कंटेंट नहीं करवा रहे हैं, बता दे रहे हैं आपको, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत जानकारी दे दे रहे हैं। अनुसंधान के प्रकार, अब हम इसी से पढ़ लेते हैं। परिणाम के आधार पर अनुसंधान के प्रकार, या फिर हम अपने नोट से पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको मिलेगा। फंडामेंटल रिसर्च, शोध उद्देश्य के आधार पर। फंडामेंटल रिसर्च क्या है? यह मौलिक, मैं ऐसे ही बोल दूंगा और आप सुन ले, बस सिर्फ सुन ले, इसको सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, फंडामेंटल उद्देश्य की दृष्टि से आप कैसा कर रहे हो। उद्देश्य, आप किसी चीज को निर्धारित करते हो, तो आप उद्देश्य निर्धारित करते हो तो आप यह मान के चलते हो, क्या हमें कुछ नया निर्माण करना है, या कुछ पुराने में ही संशोधित करना है, या कुछ ऐसे तत्वों को इसमें जोड़ना है, इसकी पुनर्व्याख्या करनी है, या कुछ। शोध क्या है? शोध शोध यही होता है कि नवीन तथ्यों की खोज और पुराने तथ्यों की नए रूप से व्याख्या करनी होती है। सभी को पुराने तथ्यों की नए रूप से जो व्याख्या करनी होती है, वही शोध कहलाता है। तो फंडामेंटल रिसर्च क्या है? मौलिक या मूलभूत सिद्धांतों से कहा जाता है। अप्लाइड शोध क्या है? व्यवहारिक शोध है, प्रयोगात्मक शोध है। वे भी, अप्लाइड शोध भी दो प्रकार का होता है। टेक्नोलॉजिकल औद्योगिक शोध, और एक्शन शोध, क्रियात्मक अनुसंधान जिसे कहा जाता है मित्रों। फंडामेंटल रिसर्च भी दो प्रकार में बटा है। थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल मेथडोलॉजिकल, सैद्धांतिक और विधेयात्मक अनुसंधान। मित्रों, समय के आधार पर क्रॉस सेक्शनल अनुदैर्ध्य, जब हम यह चेक करते हैं कि क्रॉस सेक्शनल, एक उम्र को चेक करते हैं, एक मतलब लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। लॉन्गिट्यूडनल किसी एक ही व्यक्ति की उम्र को जांचते हैं लंबे समय तक। अच्छा जी, मैं भेज देता हूँ, जरूर भेज दूंगा भाई, मैं जरूर भेज दूंगा। मैं भेज देता हूँ, मुझे जितना आज पढ़ना है। बस इसे देख लीजिए, मेरे पास जितने नोट्स हैं बड़े परफेक्ट नोट है, पूरे हैं। ये तरीका ज़्यादा अच्छा रहता है, मेरी आवाज़ स्पष्ट आती है आपको, बस बात, अच्छी बात है।
मैं आपको भेज देता हूँ नोट। देर नहीं हो गया, कुछ भी देर नहीं हुआ है। यह देखिए, नीचे से उठाइए, नीचे से जाइए पे, और पूरा पूरे प्रकार के शोध दिए गए, मैंने जानकारी सारी दे दी है। उद्देश्य के आधार पर शोध क्या होता है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आइए मित्रों, उद्देश्य के आधार पर फंडामेंटल रिसर्च, मौलिक या मूलभूत विशुद्ध प्योर रिसर्च कहा जाता है। इसके कितने नाम हैं? मौलिक अनुसंधान, मूलभूत अनुसंधान, विशुद्ध अनुसंधान, जिसे प्योर रिसर्च बोला जाता है। हाँ, अलग अलग व्यक्ति की स्टडी होती है। किसी एक व्यक्ति की, जैसे एक 9 साल का व्यक्ति है, तो हम 9 साल से 40 वर्ष तक की उम्र में उसको मापते हैं। मापते हैं क्या? उसकी क्रियाओं को देखते हैं, वह क्या करता है, किस तरीके से रहता है, किस तरीके से खाता पीता उठता बैठता है। तो वो हल होगा लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल, कक्षा 6 के बच्चे और कक्षा 5 के बच्चे, उनमें क्या परिवर्तन होता है। दो अलग अलग ग्रुपों में बांटा जाता है जनसंख्या को। आगे बात करते हैं उद्देश्य की दृष्टि से शोध के प्रकार। नंबर 1 हम देखेंगे कि फंडामेंटल रिसर्च, जिसे मूलभूत अनुसंधान कहा गया। इसमें प्रश्न भी दे दिया गया कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किस शोध के आधार पर किया था? किसी शोध के आधार पर। क्रियात्मक अनुसंधान, लोगों ने उसको एक्शन रिसर्च से जोड़ा, लेकिन फंस गए वहीं पर, जहां पर कुछ नवीन तथ्य बनाए जा रहे हैं। किसी भी सिद्धांत का देखो, अच्छी बात है, बढ़िया बात है देवेंद्र पांडे। किसी भी सिद्धांत के निर्माण, नियम, कानून का निर्माण मौलिक अनुसंधान के भीतर आता है। यानी आप कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं। किसी भी सिद्धांत के निर्माण, किसी भी नियम के निर्माण, कोई कानून का बनाना मौलिक अनुसंधान के भीतर आता है। बस इतने ही आप याद रख लीजिए। फंडामेंटल प्रकार, इसके भी कुछ प्रकार हैं। थ्योरेटिकल सिद्धांत, थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक जिसे कहा जाता है। किसी नियम, कानून, सिद्धांत का निर्माण और निष्कर्ष इसमें प्राप्त किया जाता है। मेथोडोलॉजिकल क्या है? मेथोडोलॉजिकल विधियात्मक होता है। इसमें विधियों का निर्माण किया जाता है। विधियात्मक शोध का प्रयोग किन किन पक्षों की समस्या का समाधान करने के लिए किया जाता है? मित्रों, गणितीय सांख्यिकीय मापन में किया जाता है। विधि गणितीय सांख्यिकीय मापन में किया जाता है। अप्लाइड रिसर्च, व्यवहारिक शोध क्या है? देखो, प्रश्न मैंने दिया है कि प्रश्न व्यवहारिक शोध की प्रक्रिया की नींव कौन शोध निर्मित करता है, अथवा न्यूटन ने गति के नियम का व्यवहारिक शोध की प्रक्रिया की नींव कौन शोध निर्मित करता है, या न्यूटन ने गति के नियम का प्रयोग करके कुछ समस्याओं का समाधान किया, क्या कहलाएगा? व्यवहारिक शोध कहलाएगा। मित्रों, अप्लाइड को प्रयुक्त शोध, अनुप्रयुक्त शोध भी कहते हैं। अप्लाइड रिसर्च को प्रयुक्त शोध, अनुप्रयुक्त शोध भी कहते हैं। इसे प्रयोगात्मक शोध भी कहा जाता है। इसका प्रयोग व्यवहार में करते हैं और बार बार करने से वह पक्का हो जाता है। यदि आपको कोई व्यवहार बनाना है, यदि आपको एक लकीर पे चलना है, पुनः पुनः जाएंगे, तो प्रयोग आपके उसमें हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति यदि कुछ दुर्व्यसन करता है, किसी प्रकार का नशा करता है, नहीं छोड़ पाता। क्यों नहीं छोड़ पाता मित्रों? ऐसा क्योंकि एक प्रक्रिया आपने की, उसके फिर तुरंत बाद दूसरी प्रक्रिया हुई, फिर तीसरी बार हुई। जितनी बार प्रक्रिया होती है, जितनी बार अत्यधिक होती जाएगी, उतनी बार उस चीज को छुड़ाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो अप्लाइड क्या है? किसी चीज को प्रयुक्त करना। अनुप्रयुक्त प्रयोगात्मक होता है। अप्लाइड में फंडामेंटल के द्वारा बनाए गए नियमों, सिद्धांतों का प्रयोग कर समस्या समाधान किया जाता है। आप कुछ नए नियम बनाए, नए नियमों को क्या करना है? उनको प्रयोग करना है, उन्हें यूज करना है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। अप्लाइड रिसर्च के भी प्रकार है। टेक्नोलॉजिकल, प्रौद्योगिकी शोध होता है।
जब कभी भी किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जाता है। टेक्नोलॉजिकल शोध है। अब टेक्नोलॉजिकल वो बता ही रहा, जोर जोर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, इसमें शार्ट कर दिया गया है, चीजों को हमने बहुत कम कर दिया है। इसमें आगमनात्मक निगमनात्मक भी दिया गया, हमने उन चीजों को छोड़ दिया है, क्योंकि आगमनात्मक निगमनात्मक चीजों को आप समझ रहे हैं और अच्छे तरीके से जान रहे हैं उन सब चीजों को। तो अप्लाइड में फंडामेंटल के द्वारा बनाए गए नियमों सिद्धांतों का प्रयोग कर समस्या समाधान किया जाता है। अप्लाइड रिसर्च टेक्नोलॉजिकल प्रौद्योगिकी शोध, जब किसी समस्या समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जाता है। तकनीकी का प्रयोग परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए, स्वतः परिस्थिति के निर्माण करने में, किसी यंत्र उपकरण के विकास में। तकनीकी का प्रयोग परिस्थिति का नियंत्रण करने के लिए। आप देखते हैं कि अतिवृष्टि अनावृष्टि बाढ़ और सूखा जो चीजें आती हैं, जब बाढ़ होता है तो तकनीकी बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों को उड़ाया जाता है और वहां बाढ़ में पीड़ित फंसे हुए लोगों को बचाया जाता है। मित्रों, दूसरी स्वतः परिस्थिति के निर्माण करने में, कहीं कहीं देख लीजिए कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं, कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं, वो बरसात करते हैं जिससे प्रदूषण कम हो जाता है। चाइना ने कृत्रिम सूर्य बना लिया है, ताकि वह कृत्रिम सूर्य क्या करे कि सोलर प्लेट को गर्म करे और जिससे एनर्जी पैदा हो। किसी यंत्र उपकरण के विकास में आप कुछ नया करते हैं, टेक्नोलॉजिकल आप कोई प्रौद्योगिकी का निर्माण कर रहे हैं, विज्ञान के नियमों का प्रयोग करके सिद्धांतों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। और प्रौद्योगिकी है तो टेक्नोलॉजी होगी। अब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप पढ़ते हैं, प्रौद्योगिकी को पढ़ते हैं, तो उसके निर्माण में, किसी यंत्र अथवा उपकरण के विकास में टेक्नोलॉजिकल प्रौद्योगिकी की शोध का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रियात्मक अनुसंधान। मित्रों, क्रियात्मक अनुसंधान के चरण क्या क्या हैं, जरा लिखें। क्रियात्मक अनुसंधान के चरण बताएं मित्र, हमारे मित्र लिखें इसको, चरण बताएं कि क्रियात्मक अनुसंधान के चरण कौन कौन से हैं। ये भी आपका विश्लेषण है। क्रियात्मक अनुसंधान के चरण, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप सभी। एक्शन रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है? एक्शन रिसर्च का प्रोसेस बताएं। चारों चारों ऑप्शन बताएं। योजना, उद्देश्य, क्रिया, अवलोकन, निष्कर्ष। योजना, उद्देश्य, क्रिया, अवलोकन, निष्कर्ष। चार निष्कर्ष होते हैं। नियोजन, क्रियान्वयन, योजना बनाना, प्लानिंग, ऑब्जेक्ट, एक्शन, ऑब्जर्वेशन, जनरलाइजेशन। दोस्तों, यह चार प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जब कभी भी किसी समस्या का तात्कालिक समाधान निकाला जाता है, तात्कालिक समाधान निकाला जाता है, कैसे? कक्षा में आए और एक व्यक्ति पढ़ रहा बैठा है, दूसरा आया देर में, 10 मिनट देर लेट पहुंचा, और सर बैठे हुए हैं, तो वो कह रहा कि सर मुझे कुछ बता दें, मुझे आगे से बताएं, पीछे से बताएं कि जो छूट गया मेरा। तो सर की मर्जी पर है, लेकिन वो बताते हैं, वह त्वरित समस्या का समाधान कर रहे हैं। एक्शन रिसर्च क्या काम करता है कि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान करता है। कोई समस्या उठी, एक बहुत बड़ा जो है एक पत्थर पड़ा है रास्ते में, लोग निकल के जा रहे हैं, जैसे कोई कुत्ता मरा पड़ा हुआ है, कोई खबर नहीं है,
इस चीज की कोई खबर इस पर नहीं बनती कि मरा पड़ा है, मरा पड़ा है। एक पत्रकार जा रहा था, उसने कुत्ते को मरे पड़े हुए देखा, तो कोई खबर नहीं बनाई उसने। लेकिन जब वह पुनः वापस आया, तब खबर बनती है, क्योंकि तब भी कुत्ता वहीं पर पड़ा हुआ था। तो वहां पर वो क्रियात्मक चीजों का प्रयोग करेगा, एक्शन का प्रयोग करेगा, और वह क्या करेंगी कि वह त्वरित हल निकालेगा। वह त्वरित हल निकाल करके, सुप्रभात जसकौर जी, जी बहुत अच्छी बात है रीना पाठक जी। तो क्रियात्मक जो शोध है कि तुरंत तुरंत समस्या का निस्तारण करता है, उसे हटा देता है। जब कभी भी किसी समस्या का तात्कालिक समाधान निकाला जाता है, तो वह क्रियात्मक अनुसंधान होता है। सुधार, वृद्धि, विकास, ग्रोथ, समृद्धि, बढ़ना, ये शब्द मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, निष्कर्ष एवं चिंतन चरण, सही है रौनक। सुधार, ये आपको कुछ चरण दिखाई दें, ये कहीं पर ये कीवर्ड हैं जो हरे इसमें लिखे हुए हैं, 6 जो पॉइंट मैंने लिखे हैं, यह कीवर्ड है, इनको ध्यान रखना। यदि कहीं पर किसी भी प्रश्न में सुधार लिखा हो, वृद्धि नापनी हो, विकास अथवा ग्रोथ देखनी हो, समृद्धि देखनी हो, बढ़ना देखना हो, इन शब्दों के द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान होता है। आप शब्दों को पकड़िए, जिन जिन उन शब्दों को पकड़िए जिनसे आप चीजों को हल कर सकते हैं। आगे आते हैं। क्या हुआ जसकौर जी? मतलब कैसे, क्या हो गया आपको? कोई बात हो गई? नहीं सुन पा रही हैं? देखिए, आप निश्चिंत रहें। यह जो हाँ बताएं, समस्या क्या है आपको? अपनी बात बताएं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जसकौर जी, आप ड्यूटी दे रही हैं। दे कोई नहीं, यह क्लास मैं अपलोड कर दूंगा। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, और इसे अपलोड अपलोड करूंगा यूट्यूब चैनल पर। अपने चैनल पर अपलोड की जाएगी। आप वहीं से जो है चीजों को सुन लीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगी कक्षा, आपको यह क्लास मिल जाएगी। आइए हम जुड़ते हैं। इन शब्दों के द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान होता है। यह किसी भी व्यक्ति के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित होता है। क्रियात्मक अनुसंधान कहाँ से होगा? व्यवहारिक पक्ष से। देखो, व्यवहारिक अनुसंधान जो है अप्लाइड रिसर्च क्या है? अप्लाइड को प्रयुक्त शोध कहते हैं, अनुप्रयुक्त शोध भी कहते हैं, प्रयोगात्मक शोध भी कहते हैं। इसका प्रयोग व्यवहार में करते हैं, और बार बार करने से वह पक्का हो जाता है। और क्या है? अप्लाइड में फंडामेंटल के द्वारा बनाए गए नियमों, सिद्धांतों का प्रयोग कर समस्या का समाधान किया जाता है। लेकिन जो क्रियात्मक शोध है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है किसी भी व्यक्ति के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित होता है। इसमें प्रक्रिया का निष्पादन होता है। निष्पादन मतलब इससे निजात दिलाई जाती है। कोई भी समस्या हो, प्रोसेस चलता है, प्रक्रिया चलती है, बार बार लगातार प्रोसेस प्रक्रिया चल रही है, और समस्या का निस्तारण किया जा रहा है। यह किसी व्यक्ति के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित होता है। इसमें प्रक्रिया का निष्पादन होता है। इसमें निदानात्मक निदानात्मक डायग्नोस्टिक प्रवृत्ति पाई जाती है। निदानात्मक, निदान करने की तरफ, क्रियात्मक अनुसंधान के स्टेप। इसे क्रियाशीलता और चिंतन चक्र कहा जाता है दोस्तों। अब यह कैसे चलता है, इस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। यह प्रक्रिया पहली बार एक समस्या की पहचान के साथ आरंभ होती है। कौन सी? योजना बनाना। जरा एक बार लिखें। सभी लोग लिखें, इसे टाइप करें, इसका सही रूप टाइप करें। प्लानिंग, ऑब्जेक्ट, एक्शन, जनरलाइजेशन। जी प्रणाम रजनीश।
व्यवहारिक को व्यवहारिक समस्याओं के आधार पर तो समझ सकते हो, लेकिन क्रियात्मक शोध में भी व्यवहारिक पक्ष को ध्यान दिया जाता है। यह चीज बचा के रखना। व्यवहारिक में जो हम अप्लाइड में जो हम फंडामेंटल फंडामेंटल के द्वारा जो नियम हम बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, जैसे हमने भाई बताया, मतलब जीन पियाजे जी ने खोजा कि छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, इस प्रकार रहते हैं। तो जब इस प्रकार रहते, खाते पीते उठते बैठते हैं, तो उनमें क्या परिवर्तन हुआ? वहां पर उन्होंने क्या नियम बनाया? एक नियम बना दिया कि बच्चा जो कुछ सीखता है 6 वर्ष की उम्र तक सीख लेता है। तो हम उसका प्रयोग कहाँ करेंगे? व्यवहारिक अनुसंधान यानी अप्लाइड रिसर्च में, उसी सिद्धांत के आधार पर। लेकिन क्रियात्मक शोध में क्या होता है कि कोई विशेष सिद्धांत नियम कानून नहीं बनाए जाते हैं, इसमें डायरेक्ट क्रिया चलती रहती है। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्ट, यह प्रक्रिया पहली बार एक समस्या की पहचान के साथ आरंभ होती है। फिर आप एक योजना बनाते हैं और उसे क्रियान्वित करते हैं। फिर हम उस क्रियान्वयन की प्रगति का अवलोकन करते हैं। भाई, पहली बार आपको एक काम करना है, आपको एक रोड बनाना है, आपको एक हाईवे निर्माण करना है, आगरा एक्सप्रेसवे। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको समस्या हो रही है कि जब आप लखनऊ से या कहीं से जाते हैं तो कानपुर बाईपास होकर के जाते हैं, तो वहां जाने में करीब करीब 8 से 10 घंटे लगता है। तो कुछ ऐसा रास्ता बनाया जाए, कुछ ऐसा कार्य किया जाए तुरंत कि समय बचे, लोगों को आने जाने में सुविधा हो। यह बात आपके मन में उठी, समस्या उठी आपके मन में। फिर आप दौड़ पड़े कुछ कार्य करने के लिए। आप एक योजना बनाएंगे कि किस तरीके से हमें कहाँ कहाँ से उस चीज को गुजारना है, उस सड़क को, उस रोड को कहाँ कहाँ से ले जाना है, किस किस साइड से और किन किन जिलों से होकर के गुजरेगी, और कितना क्षेत्र हम खरीदेंगे। फिर क्या होता है? योजना बनाते, फिर उसे क्रियान्वयन कर देते, फिर हम उसका फंड जारी करेंगे। 10 करोड़, 20 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, जितना जारी करना होगा, जितना खर्च आएगा, तो हम क्या करेंगे? उस पर काम करना शुरू कर देंगे, क्रियान्वयन करेंगे, जारी करेंगे। फिर प्रगति का अवलोकन करते हैं, और जब काम चलने लगता है तो हमें चिंता रहती, देखते हैं बार बार कि कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, अवलोकन करते हैं। फिर कोई समस्या सामने आती है, फिर हल निकाला जाता है। फिर यदि आप रास्ते में गए, कुछ किसानों ने सपोज करो कि मना कर दिया कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, आप हमें 20 लाख पर बीघे दें, तब भी हम अपनी जमीन नहीं दे देंगे, नहीं देंगे आपको। तो उनको उनकी समस्या फिर एक उत्पन्न हो जाती है। फिर उसको कैसे खरीदना है, कैसे करना है, प्लान करेंगे कि इनको ये कैसे मानेंगे। फिर उस प्लान को हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे कि ये कितने में मानेंगे, कि कितना पैसा देना चाहिए। मतलब कि कोई भी समस्या या समाज में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो समाप्त हो जाए। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। कोई ऐसी समस्या मतलब नहीं जो पूर्णतया समाप्त हो जाए, है भी। एक समस्या को समाप्त करते करते दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधान का मतलब ही है चक्रीय प्रक्रिया होती है मित्रों। चक्रीय प्रक्रिया कैसे? कि एक समस्या आप सुलझा रहे हैं, दूसरी पैदा हो जाती है, फिर उसको सुलझाते सुलझाते तीसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो एक समस्या के सुलझाने में कितनी विभिन्न समस्याओं को आप सुलझाते हैं, उस पर कार्य करते हैं, यह भी तो आपको ध्यान रखना चाहिए। यही है शोध, यही है एक्शन रिसर्च मित्रों। फिर हल निकाला जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है कि प्रक्रियाएं काम कर रही हैं या नहीं। शायद पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू कर देंगे। यही क्रियाशील अनुसंधान है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्रियाशील अनुसंधान को हम साइकिल ऑफ एक्शन, अन्वेषण चक्र, साइकिल ऑफ इंक्वायरी भी कहते हैं। यानी खोज खोज का चक्र होता है। किस मूड में है लड़की? हाँ, कटलेविन ने प्रयोग किया था। बिल्कुल बिल्कुल मनु यादव, सही बोल रहे हो आप। एक समस्या खत्म ना हुई, दूसरी फिर शुरू हो गई मामू, ये भी सही है। देखो, एक्शन रिसर्च का प्रयोग अधिकांशतः कहाँ पर किया जाता है, इस बात को भी समझ लो। शिक्षा के क्षेत्र में। कहा? शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है, अक्सर उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें सदैव सुधार की आवश्यकता रहती है। पढ़ते पढ़ते किसी भी चीज में आपने गड़बड़ किया, तो उसमें परिवर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे, फिर परिवर्तन करेंगे, गड़बड़ करेंगे, फिर आप उसमें परिवर्तन करेंगे। तो एजुकेशन में
अत्यधिक इस अधिकांशतः इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शैक्षिक समस्याएं सुलझाने के लिए एक्शन रिसर्च ही उपयुक्त है। भाई, जो शिक्षा है उसमें सदैव सुधार की आवश्यकता रहती है, और शिक्षण गतिशील वातावरण में भी होता है। गतिशील वातावरण चलायमान रहता है, वक्त चल रहा है, गतिशील वातावरण परिवर्तित होता रहता है, कई विषय पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कक्षा में शिक्षण की प्रगति क्या है, पाठ्यक्रम का विकास और छात्र के व्यवहार के जैसे विषयों में जानकारी एकत्रित करने के लिए हम इस संवाद मूलक विधि का प्रयोग करते हैं। पाठ्यक्रम का विकास कहाँ तक हुआ है, लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, शिक्षण की प्रगति क्या है, छात्र और शिक्षक के व्यवहार को हम इससे समझते हैं, उनकी समस्याओं को हम दूर करते हैं। आगे बात कर लेते हैं मित्रों। शिक्षक इस बात का अवलोकन करता है, कक्षा में शिक्षक क्या करता है, कक्षा में शिक्षक इस बात का अवलोकन करता है कि कक्षा में क्या हो रहा है, उसे समस्या का आभास होता है, तत्पश्चात वह उस समस्या के समाधान के लिए और जानकारी प्राप्त करता है। भाई, जो टीचिंग टीचिंग मेथड है, जो विधियां हैं शिक्षण की, जो विधियां हैं उनका आप कक्षा में उपयोग करते हैं, तो कितना, कैसे बच्चा तेजी से सीखता है, वह तेजी से सीखता है। मोटिवेशन आप देते हैं, लगातार बच्चे को बोलने का मौका देते हैं, लगातार आप उससे बात करते हैं, उसकी समस्याओं को समझते हैं। यदि कोई बच्चा हीनतर भाव व्यक्त कर रहा है अपने अंदर, तो उसके अंदर क्या कमियां हैं उस चीज को आप देखते हैं। तत्पश्चात वह उस समस्या के समाधान के लिए और जानकारी प्राप्त करता है। इसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और भी रोचक एवं मुद्दे से लक्षित हो जाती है। शिक्षार्थी अब क्या है, शिक्षार्थी प्रेरित करना, अधिगम शैली, मनोवृत्ति, शिक्षण सशक्तिकरण, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और भी प्रभावी ढंग से लागू करना इससे संभव हो जाता है। मूल्यांकन में भी सहायक है कि प्रक्रिया को सामाजिक और औद्योगिक आवश्यकताओं से संबंधित करना, पाठ्यचर्या में सुधार, संस्था प्रशासन, सामाजिक सहयोग इसके अंतर्गत आते हैं मित्रों। आशा है आपको जो है क्रियात्मक अनुसंधान समझ में आया होगा। क्रियात्मक अनुसंधान समझ में आया मित्रों, तो एक बार हमें सूचित करें, हमारे मित्र हमको सूचित करेंगे भी। बस एक ही लोग है कमेंट करने के लिए, जुड़े तो हमारे साथ 20 लोग हैं। हाँ, बढ़िया था। क्या, क्या मिला आपको, गुड़ मिला कि मतलब आम मिला इससे जो बढ़िया लगा, कैसा स्वाद था इसका? आओ आगे बात कर लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का स्वाद जो है क्रिया करने की प्रबलता जागृत हो गई है। सही है, सही है बच्चे। समय के आधार पर क्रॉस सेक्शनल अनुप्रस्थ शोध, इसे जो है क्रॉस सेक्शनल अनुप्रस्थ शोध, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रेंड एनालिसिस, मतलब यह 3 प्रकार का होता है। समय के आधार पर विकासात्मक शोध होता है, यानी हम चीजों को जांचते हैं। क्या जांचते हैं? यह जांचते हैं कि इनमें कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, किस अंतराल पर परिवर्तन हुआ। क्रॉस सेक्शनल अनुसंधान क्या होता है, इस पर भी चर्चा करते हैं। अनुप्रस्थ शोध क्या होता है, कि किसी शोध प्रक्रिया में 2 अलग अलग जनसंख्याओं को समय के आधार पर लेते हैं।
7 वर्ष 9 वर्ष और उनकी विशेषताओं और गुणों के आधार पर अध्ययन करते हैं तो वहां पर अनुप्रस्थ शोध होता है। मित्रों, किसी शोध प्रक्रिया में दो अलग अलग जनसंख्याओं को समय के आधार पर लेते हैं, 7 वर्ष 9 वर्ष, और उनकी विशेषताओं और गुणों के आधार पर अध्ययन करते हैं तो वहां अनुप्रस्थ शोध होता है। मित्रों, यह गुणात्मक अनुसंधान के भीतर आता है। मात्रात्मक अनुसंधान चीजें जहां पर आप गिनती कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, विवरणात्मक अनुसंधान जहां पर चीजों को आप विवरण कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? उनकी विशेषताएं, उनके गुण देख रहे हैं। जब दो या दो से अधिक समूहों में से कुछ इकाइयों का चयन कर उनके किसी एक गुण के आधार पर उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन कहाँ पर होता है? क्रॉस सेक्शनल में। क्रॉस सेक्शनल क्या है? अनुप्रस्थ शोध है, दो जनसंख्याओं के मध्य होता है। एक हम देखते हैं कि एक 10 साल का बच्चा और एक 8 साल का बच्चा, उनमें हम आईक्यू टेस्ट करते हैं, आईक्यू को जांचते हैं, खोजते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कहीं कहीं पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनकी उम्र 8 साल की है और वो अपने उम्र से 10 साल आगे होते हैं। इतने तेज, इतने ब्रिलियंट माइंडेड वो बच्चे होते हैं कि वो चीजों को त्वरित समझ जाया करते हैं, और जो 15 साल का बच्चा है वो मुकाबला नहीं कर सकता उस 8 साल के बच्चे का। क्या होता है मित्रों? ये क्रॉस सेक्शनल है। सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, क्रॉस बटा हुआ, कटा हुआ, तिरछा, क्रॉस कि दो समुदायों के बीच उनके हानि लाभ, उनके विवेक, उनके विचार, उनकी समझ शक्ति, इस चीज को हम जब जांचते हैं तो वहां पर क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल अनुसंधान होता है। जैसे 9 वर्ष के बालक की लंबाई 7 वर्ष के बालक की लंबाई से अधिक होती है, यहां मापते हैं मेजरमेंट। जी नितिन शर्मा कहिए। नीति शर्मा बोलिए, सॉरी। जी आपको बात कहनी है, आप अपनी बात रखें, जो भी आपको कहना है। जब कभी भी किसी समय को देखकर समय में होने वाले परिवर्तन के आधार पर किसी भी व्यक्ति घटनाओं का अध्ययन, समस्या समाधान किया जाता है तो उसे विकासात्मक शोध कहते हैं। हाँ बिल्कुल 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 सही, वाह, अच्छी बात लिखी आपने। एक समय ज्यादा चर क्रॉस सेक्शनल, और ज्यादा समय एक चर लॉन्गिट्यूडनल, बात खत्म है। तो आप ये समझ गए कि क्रॉस सेक्शनल क्या है। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य इसको कहा जाता है, अनुदैर्ध्य। तो आपको यह ध्यान रखना, शब्दों को ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द कहाँ पर है और किससे संबंधित है। इसमें एक ही व्यक्ति के विकास के अंतर का, एक ही व्यक्ति के विकास के अंतर का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। वहां पर क्या कर रहे थे? दो व्यक्तियों में, दो ग्रुप में, दो ग्रुप में गुणों और समस्याओं और उनकी दिक्कतों परेशानियों का हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे। हालांकि तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर भी हो रहा है, जैसा कि मनु कह रही है कि लॉन्गिट्यूडनल क्या है? लॉन्गिट्यूडनल, अब इससे बेहतर कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती जैसा मनु ने दिया है कि एक समय ज्यादा चर क्रॉस सेक्शनल है और ज्यादा समय एक चर लॉन्गिट्यूडनल है। मुख्य अवधारणा प्रस्तुत कर दी इस बच्चे ने। इसमें लॉन्गिट्यूडनल, इसमें एक ही व्यक्ति के विकास के अंतर का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। यह एक ही जनसंख्या पर अलग अलग समस्या में विकास का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जैसे बच्चा 2018 में और 2021 में कितना लंबा था, एक व्यक्ति 20 साल पहले कैसा था और 20 साल बाद कैसा हो गया, आप तुलना कर सकते हैं। तो देख लीजिए मुंशी प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यासों को, कहानियों को, हुब्बे दुनिया सोजे वतन, सोजे वतन हुब्बे दुनिया, शुरू की कहानी और गोदान तक आते आते, मंत्र और कफन तक आते आते उनमें कितना परिवर्तन हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति को लंबे अंतराल पर जांचा जाता है। ट्रेंड एनालिसिस तीसरे प्रकार का होता है, ट्रेंड एनालिसिस। यह क्या होता है?
यह प्रवृत्तिक शोध होता है। ट्रेंड एनालिसिस प्रवृत्तिक शोध होता है। अब ट्रेंड क्या होता है? जैसे किसी चीज का ट्रेंड चल रहा होता है। ट्रेंड क्या है? लगातार क्रमिक होता है, क्रम में होता है। जब हम किसी चीज का क्रमिक अध्ययन करते हैं, हर दिन अध्ययन करते हैं, जैसे हम मटर के पौधे पर अध्ययन कर रहे हैं, मटर के पौधे पर शोध कर रहे हैं, तो हम माइक्रोस्कोप की सहायता से उसका बढ़ने का जो तरीका है, वह प्रतिदिन कितना बढ़ता है, तो यह हम जांचेंगे। जांच इस उद्देश्य से करते हैं कि उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है। एक बांस का पौधा, एक बांस का पेड़ जो है, 2 साल तक, 3-4 साल तक हम उसकी सेवा करते रहे, वह नहीं बढ़ा। उसमें बराबर पानी दिया, उसको बराबर जो है चीजें उपलब्ध कराई गई, खाद उसकी, मतलब आसपास की निराई गुड़ाई भी की गई बांस के आसपास, लेकिन वह नहीं बढ़ा। एकाएक क्या हुआ कि 5वें साल में वह इतना लंबा हो गया कि बाकी सारे आसपास के जो पेड़ थे छोटे हो गए। तो यह परिवर्तन कैसे हुआ? हम परिवर्तनों को जांचते रहते हैं। हम देख रहे हैं, प्रत्येक परिवर्तन को हम जांच रहे हैं, समझ रहे हैं। हम हर परिवर्तन पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। ट्रेंड एनालिसिस प्रवृत्तिक शोध होता है। इसमें किसी जनसंख्या पर आरंभ से लेकर अब तक हुए बदलाव का क्रमिक अध्ययन किया जाता है। 2004 से 8 बच्चे की लंबाई का बढ़ना, 2004 में वो कितना था, 2005 में कितना था, 2006 में कितना हुआ, 2007 में अब और कितने इंच बढ़ा, 8 में वह कितने इंच बढ़ा। तो ट्रेंड चलता है एक। आप देखते हैं कि कुछ चीजों का, फैशन में भी कुछ ऐसी चीजों का ट्रेंड चलता है कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है, कि वो चलता ही रहता है। उस प्रकार की चीजें चलती रहती है। आगे बात कर लेते हैं मित्रों। चरों पर नियंत्रण की दृष्टि के आधार आधार पर चर, तो आप समझते होंगे, चर जो है 2 प्रकार के मुख्यतः प्रयोग किए जाते हैं, स्वतंत्र और परितंत्र। जो स्वतंत्र नहीं है और जो स्वतंत्र है, उनके आधार पर हम कैसे इन चीजों को मापते हैं। क्या होता है कि चरों किस प्रकार के शोध प्रविधि में शोधकर्ता हेरा फेरी कर सकता है। उतना गहरा मत जाओ, इतना ही समझ लो, मुख्य अवधारणा समझ लो, इसके गहन में इसमें है क्या, बस काफी है। ज्यादा गहरा तो पढ़, बहुत कुछ है इन चीजों में। चरों पर नियंत्रण की दृष्टि के आधार पर हम देख लेते हैं, किस प्रकार की शोध प्रविधि में शोधकर्ता हेरा फेरी कर सकता है। प्रयोगात्मक में व्यक्ति यदि प्रयोग करेगा, यदि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो एक को अत्यधिक मोटिवेशन देगा, दूसरे को कम मोटिवेट करेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि एक को आगे बढ़ाएगा, दूसरे को रोक देगा, उनमें परिवर्तन देखता रहता है। किस प्रकार के शोध के चरों पर शोधकर्ता का प्रत्यक्ष रूप से कोई नियंत्रण नहीं होता। एक्स पोस्ट फैक्टो, तीनों प्रकार के शोधों पर, प्रयोगात्मक में, एक्स पोस्ट फैक्टो और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नियंत्रण नहीं होता। एक्स पोस्ट फैक्टो तीनों प्रकार के शोधों पर, 4 प्रकार के शोध होते हैं चरों पर नियंत्रण की दृष्टि से, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, और चौथा प्रकार आगे दिया गया है, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल तो ऊपर बताया गया कि प्रयोगात्मक क्या होता है, किसी प्रकार का जिसमें हेरा फेरी की जाती है, जिसमें चरों को रोका जाता है, जिसमें चरों पर नियंत्रण किया जाता है। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है कि जो घटना घट जाती है, घटनोत्तर होता, घटना के बाद में जब किया जाता है। हिस्टोरिकल एरिया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या, एरिया स्टडी, केस स्टडी जिसमें करते हैं सर्वे, एक्स पोस्ट फैक्टो। ये 4 प्रकार के शोध डिस्क्रिप्टिव में आते हैं मित्रों। हिस्टोरिकल रिसर्च और फिलोसॉफिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है और फिलोसॉफिकल, एक्स पोस्ट फैक्टो शोधों के चरों चरों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। हिस्टोरिकल में आप ऐतिहासिक अनुसंधान है मित्रों,
यदि ऐतिहासिक अनुसंधान है तो क्या ऐतिहासिक अनुसंधान को आप उसके चरों पर नियंत्रण रख सकते हैं? इतिहास ही वह होता है कि जो घटना घट जाए और घटना घट गई हो, घटना अतीत में कुछ परिवर्तन हुए हो, जिनके साक्ष्य वर्तमान में मौजूद हो, वही होता है ऐतिहासिक। क्या होता है ऐतिहासिक? ऐतिहासिक वह होता है कि भविष्य अतीत में कोई घटना घटी हो जिसके साक्ष्य वर्तमान में मौजूद हो, और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर वर्तमान काल में अध्ययन करके भविष्यकालिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। हिस्टोरिकल फिलोसफिकल रिसर्च। फिलोसफिकल रिसर्च क्या होता है मित्रों? यह फिलोसफी से संबंधित है। इसमें भी चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। एक्सपोस्ट फैक्टो क्या होता है? एक्सपोज कोई समय कोई घटना घट गई और घटना के बीतने के बाद में आप जब अनुसंधान करते हैं तब वहां पर ऐसा होता है, एक्सपोस्ट फैक्टो का प्रयोग किया जाता है। इन सबको हम अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे, इन पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास कई चीजें ऐसी हैं जो अरे रजनेश चौधरी, शोध की बात कर रहे हैं हम, बार बार शोध 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 चिल्ला रहे हैं, शोध के प्रकार कह रहे हैं, इसमें बताने की क्या बात है? सुन नहीं रहे हो आप? सुन भी रहे होगे तो शोध ही चल रहा है, और यह शोध आपको मिलेगा, ये रिकॉर्डेड ऑडियो फॉर्म में आपको वहां पर अभी हम अपलोड करेंगे, तो वहां आपको मिल जाएगा। जैसे भी बनेगा चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे, आपके साथ जुड़े हुए हैं। आइए बात कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। प्रायोगिक शोध क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक अनुसंधान, भविष्यकालिक होता है। प्रयोग विधि का प्रयोग करते हैं इसमें। यह शोध कार्य कारण संबंधों की खोज करने वाला होता है। कार्य कारण संबंध क्या होता है? कोई मित्र हमें बताएगा कार्य कारण संबंध क्या है? कार्य कारण संबंध क्या होता है? कार्य कारण संबंध, कोई घटना घटी तो वह कार्य हो गया, उस घटना घटने का रीजन क्या है, वह घटना क्यों घटी, वह घटना क्यों घटित हुई, तो वह संबंध होता है, कारण होता है। उसका कारण जब पता लगाते हैं, कहा जाता है। अब घटना क्या है? घटना यह है, इस बात से समझ सकते हैं, घटना यह है कि अनुसंधान अंतरिक्ष में बहुत सारा कूड़ा कचरा जमा हुआ है, और वह कूड़ा कचरा कक्षा में इतनी तेजी से घूम रहा है कि वह यदि पृथ्वी पर आ गया वही कूड़ा, तो पता नहीं कितना भयंकर विस्फोट कर देगा। कैसे वह कूड़ा वहां पहुंचा? वह कैसे वहां पहुंचा? वह इस ऐसे पहुंचा कि मित्रों, यहाँ से एस्ट्रोनॉट गए, यहाँ से मतलब उड़ करके लोग पहुंचे अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में जाने पर उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने वहां पर जो खाली डिब्बे ले गए थे, खाली चीजें ले गए थे, खाने के बाद चीजें वहीं पर छोड़ दी, और वही जब वहां पर छोड़ दी, चांद पे अंतरिक्ष में चीजों को छोड़ दी, तो क्या हुआ कि वह चीजें, अब वहां ग्रेविटी तो है नहीं, गुरुत्वाकर्षण है, जो चीजें जमी रहेंगी, वहां गुरुत्वाकर्षण तो पृथ्वी पर है, तो क्या होता है कि वह चीजें घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं। तो वहां का कचरा जो है कार्य है, और ये घूमने का जो है कारण है, फैलाना कारण है। तो कार्य कारण संबंध क्या है? किसी घटना का रीजन क्या होता है? यह कार्य कारण संबंध होता है। यह अनुसंधान कारण और प्रभाव संबंधों को उजागर करता है। एक घटना दूसरी घटना को अंजाम दे सकती है। जैसे कि भाई, वो जो चीजें नाच रही हैं, घूम रही हैं, कभी गिरी तो हमारा सब कुछ सर फोड़ देंगी, और जब सर हमारा फूट जाएगा, हमारे जो है दिक्कत हमको होगी, तो संबंध कार्य कारण का संबंध उसमें बनता है कि नहीं बनता है?
जैसे हम कहें धूम्रपान की वजह से फेफड़ों को कैंसर होता है, तो किस वजह से हुआ, कारण क्या था, कार्य क्या था, भाई सिगरेट पी रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे, उसका अंजाम क्या निकला, उसका अंजाम फेफड़ों में गलन आने लगी, फेफड़े खराब होने लगे। यह एक निश्चित कारण और प्रभाव के संबंध को दर्शाता है। रिफ्लेक्सिविटी शब्द का प्रयोग कारक और प्रभाव के बीच चक्रीय संबंध, सर्कुलर रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है, तथा बेरोजगारी का मुख्य कारण गरीबी है। इसमें क्या होता है कि भविष्यकालिक होता है। प्रयोग विधि का प्रयोग करते हैं। यह शोध कार्य कारण संबंधों की खोज करने वाला शोध है। इस शोध में हम कुछ भी जोड़ तोड़ कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में चरों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। लगातार प्रयोग करते रहने पर अनुभव हो जाता है, जिस कारण हम निष्कर्ष खोजने का प्रयास करते हैं। इसमें निष्कर्ष भविष्यकालिक होता है। इसमें दो प्रकार की परिस्थितियां बनाई जाती हैं मित्रों। इसमें अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। इसमें दो प्रकार की परिस्थितियां अपनाई जाती हैं, बाह्य परिस्थिति और आंतरिक परिस्थिति। बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव आंतरिक परिस्थितियों पर पड़ता ही पड़ता है, बात वही है कुल मिलाकर के, कारण और प्रभाव। आपने काम क्या किया, वह बाहरी प्रवृत्ति है, उसका प्रभाव क्या हुआ, वह आंतरिक प्रवृत्ति है। कोई व्यक्ति एल्कोहल लेता है, शराब लेता है, उसने शराब का एक घूंट पिया, वह भीतर गया तो वह आंतरिक बन गया। बाहरी तब तक था जब तक वह बाहर था। समझ रहे हैं चीजों को। शोधार्थी को यह प्रयत्न करना पड़ता है कि बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव आंतरिक परिस्थितियों पर न पड़े। इसलिए शोधार्थी शोध में पता करता है कि बाह्य परिस्थिति का प्रभाव आंतरिक परिस्थिति पर कितना प्रभाव पड़ा है, भाई किस हद तक प्रभाव पड़ा है, वह पता लगाता है कि क्या उसका इफेक्ट ज्यादा है, क्या गुटखा खाने से ही कैंसर हुआ, या फिर कुछ और चीजें खाई गई, कुछ भोजन पानी ऐसा किया गया, भोजन ऐसा लिया गया जिससे कैंसर उत्पन्न हो गया। अतः कहीं कहीं पर बाह्य वैधता आंतरिक वैधता कहा जाता है। जितना अधिक प्रभाव उतनी अधिक त्रुटि। ये त्रुटियां निष्कर्ष त्रुटियां होती हैं। जितना अधिक प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर, किसी चीज के ऊपर, उतनी अधिक त्रुटि होती। ये त्रुटियां निष्कर्ष त्रुटियां होती हैं। इसी के आधार पर कार्य कारण संबंधों की चर्चा तथा चरों को के जोड़ तोड़ की इसमें प्रक्रिया होती है। इसमें किसी शोध पर बार बार शोध करने पर यदि निष्कर्ष समान रहता है तो उसकी विश्वसनीयता अधिक बनती है। मित्रों, आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च की तरफ चलते हैं। जुड़े हुए हैं हमारे मित्र सभी हमारे साथ में। जी मित्रों, आज की कक्षा हम यहीं तक रखेंगे। शेष चीजों को हम कल पढ़ेंगे। इसको समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी है। अभी आपको लग रहा होगा कि यह विषय जो है उबाऊ है, परेशान करने वाला है। देखना, जब प्रश्न आपके सामने हो और आप उनको टैकल कर रहे होंगे, जब उनको हल कर रहे होंगे, तब आनंद आएगा आप सभी को, तब आप इस चीज को समझ पाएंगे। सो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी का शुक्रिया। और यह कक्षा जो आज की यह है, इस फॉर्म में आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। 9 बजे से स्टार्ट होता नसीम बानो। वह शुरू होता चाहे 9 बजे इस पर हो और चाहे यूट्यूब चैनल पर हो, उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। जी, कोई बात नहीं रजनीश चौधरी, आपको यह कक्षा मिल जाएगी, जो मेरी कक्षा थी, रिकॉर्डेड मिल जाएगी। और हाँ, यह कक्षा भी 11 बजे से है, इस पर भी ध्यान दें सभी मित्र। सूरज सर कक्षा लेंगे। तो मित्रों, सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और यह आईडियो फॉर्म में आपको उपलब्ध हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप नई है निज़म मानो, तो इस चैनल को जो हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, नव प्रकाश दीप एकेडमी। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और आगे बढ़ाएं। सभी मित्रों का धन्यवाद है दोस्तों कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
पुनः हम किसी कक्षा में, अगली कक्षा में मिलेंगे। बस इसी तरह धीरे धीरे चीजों को सीखते रहेंगे। धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ हो।